प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में शीर्षक इजराइल फिलिस्तीन समस्या का एकमात्र स्थायी एवं सर्वमान्य समाधान से एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका तीसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने इस समस्या विभिन्न पहलुओं, कारकों एवं कारणों पर चर्चा की है। उन गूढ़ रहस्यों पर भी चर्चा की है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ, कूटनीतियाँ हैं जिनके चलते पूरे मिडिल ईस्ट की, पूरे अरब जगत की यह सदियों पुरानी समस्या स्थायी रूप से हल नहीं हो पा रही है। अगर ये कहें कि हल होने नहीं दी जा रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जबकि इस समस्या ने आज विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में इस समस्या के स्थायी समाधान के विषय में हमारे विचार एवं सुझाव इस प्रकार से हैं। पिछले एपिसोड में हमने विभिन्न थ्योरी, विचारों के हवाले से एवं कूटनीतियों के हवाले से जो बातें रखी हैं, उनकी वजह से इस समस्या के मूल कारणों पर किसी का भी ध्यान नहीं जा पाता है। विश्व के चौधरियों की अपनी अपनी वर्चस्व स्थापित करने की मानसिकता, कूटनीति की वजह से भी इस समस्या के स्थायी हल के लिए मूल कारणों को जानने एवं उनको निराकृत करने की भूमिका भी तैयार नहीं हो पाती है। अब हम इस समस्या के स्थायी समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इन विचारों, सुझावों के समर्थन में हम अपने ज्ञान एवं अनुभव के अनुसार कुछ प्रारूपिक उदाहरण, फॉर्मेटिक एग्जाम्पल्स भी पेश करेंगे। यहाँ पहली बात यह है कि हम एक वरिष्ठ वनाधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होने के नाते प्रकृतिविद, पर्यावरणविद भी रहे हैं। अतः स्वाभाविक है कि इन्हीं विधाओं के तहत कुछ मिसालों का हवाला देकर समस्या के स्थायी समाधान हेतु अपने तर्कों को समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरणार्थ, मछली पालन के क्षेत्र में अगर किसी एक तालाब का ऐसा प्राकृतिक इकोसिस्टम है जिसमें शाकाहारी मछलियों की प्रभावी प्रजातियां की संख्या बहुतायकता से है और वे प्राकृतिक संतुलन की अवस्था में हैं। अब अगर किन्हीं कारणों से, किन्हीं उथल पुथल की वजह से जीवन के संकट में पड़ी मांसाहारी मछलियों को उक्त तालाब रूपी इकोसिस्टम में डाल दी जाए तो निश्चित ही मांसाहारी मछलियां इस इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरह से खराब या डिस्टर्ब करेंगी। यहाँ का जैविक संतुलन, बायोलॉजिकल बैलेंस और इकोलॉजिकल संतुलन भी बिगड़ जाएंगे। इसका दुष्परिणाम आसपास के अन्य इकोसिस्टम पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारे तर्कों, आधारों को समझने के लिए हम एक दूसरा प्रारूपिक उदाहरण लेते हैं। वो इस तरह से है कि माना कि अगर किसी एक वनांचल में किन्हीं कारणों से, जैसा कि बड़ी बांध परियोजना के कारण यह वनांचल डुआन क्षेत्र में आ रहा है, तो यहाँ के महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों या वन्य प्रजातियों को, जिनमें मांसाहारी कार्निवोर्स प्रजातियां बहुत अधिक संख्या में हैं, को किन्हीं अन्य ऐसे वनांचल में प्रतिस्थापित, रिसेटल्ड कर दिया जाता है जहां शाकाहारी हर्बीवोर्स वन्य प्राणियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित ही इस वनांचल का जैविक एवं पर्यावरणीय संतुलन, बायोलॉजिकल एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसका दुष्परिणाम दीगर क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इन दोनों प्रारूपिक उदाहरणों में एक बात और भी ध्यान देने की है। अगर उपरोक्त दोनों बिगड़े हुए इकोसिस्टम जैविक असंतुलन का अच्छा प्रबंधन, मैनेजमेंट नहीं किया गया तो सारे के सारे अर्थात दोनों प्रकार के जीव समूह
आपसी संघर्ष के कारण विलुप्त एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा यह कहना है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अरब देशों के ही फिलिस्तीन कहलाने वाले ऐसे क्षेत्र में जहां मुस्लिमों की बहुत बड़ी जनसंख्या सदियों से निवास करती आई है, में इज़राइल नामक एक नए देश या राज्य स्टेट की अवधारणा जन्म ली। तब से ही इस इज़राइल फिलिस्तीन समस्या ने जन्म ले लिया था। फिर आनन फानन में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने जैसे ही फिलिस्तीन नामक क्षेत्र में से ही एक पृथक क्षेत्र का सीमांकन डिमार्केशन मात्र नक्शे पर सतही तौर पर सुपरफिशियली करके यहूदियों के लिए इज़राइल नामक राज्य की घोषणा कर दी गई। जैसे ही इस राज्य की घोषणा हुई, इस क्षेत्र में अफरा तफरी, भगदड़ एवं हिंसा की शुरुआत हो गई। चूँकि उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर यूरोपीय पश्चिमी देशों, यहाँ समझे ईसाइयों का ही दबदबा एवं प्रभाव था, अतः अरब देशों के पक्ष को, यहाँ समझे मुस्लिमों के पक्ष को इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विसंगतियों को बिना जाने समझे अध्ययन किए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नए राज्य की स्थापना के पक्ष में निर्णय दे दिया। फिर क्या था, सारे संसार से यहाँ यहूदी लोग आकर बसने लगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसमें बहुत सहयोग दिया, जो आग में घी का सा काम किया। हमारे विचार से इस ऐतिहासिक किंतु बेमेल अव्यवहारिक निर्णय को करने एवं यहूदियों को यहाँ बसाने के पूर्व इन बातों, तथ्यों तथा कारकों, फैक्टर्स पर अनिवार्यता विचार किया जाने चाहिए था, जो निम्नानुसार हैं। पहला कारक, ऐतिहासिक कारक। इस क्षेत्र में पूर्व से रह रहे मुस्लिमों में एवं बसाए गए यहूदियों में शत्रुता एवं वैमनस्यता का बहुत पुराना इतिहास रहा है। दूसरा सांस्कृतिक, धार्मिक, आस्था संबंधी कारक है। मुस्लिमों एवं यहूदियों में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आस्था संबंधी बातों में गहरी विलोमता, एंटागोनिज्म भी सदियों से रही है। तीसरा कारक, फिलिस्तीन क्षेत्र में पूर्व से रह रहे और इस्लाम धर्म को मानने वाले अरब लोग तथा यहूदी लोग भिन्न जनसमूह इतनी ग्रुप्स से हैं। चौथा कारक जनसंख्या घनत्व का है। फिलिस्तीन नामक इस भौगोलिक क्षेत्र में पूर्व से ही घनी आबादी रही है। पांचवा कारक है इस क्षेत्र की भूमि कम उपजाऊ है, अतः इसमें और अधिक जनसंख्या को धारण करने की क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। छठवां कारक यहूदियों की अपनी सांस्कृतिक, नस्लीय, सामाजिक मान्यता प्रणाली से संबंधित है, अर्थात वे कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्स होने के साथ साथ नस्लीय श्रेष्ठता की भावना रखते हैं, पृथकता का सिद्धांत अपनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत में ब्राह्मण वर्ण के लोग अपनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन सभी कारकों, तथ्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ समझे यूरोपीय पश्चिमी देशों के ईसाई लोग नहीं जानते थे? हमारा दावा है कि वे सब अच्छी तरह से जानते थे। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि तो फिर अंग्रेजों, यूरोपीय लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिसे हमने पूर्व में वर्णित दो प्रारूपिक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, और जिनका तात्पर्य किसी एक इकोसिस्टम को बिगाड़ने से है, पर्यावरण को असंतुलित करने से है। अगर आप हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं तो निश्चित ही हमारे
पिछले एपिसोड में हमने इजराइल फिलिस्तीन समस्या के संबंध में जो थ्योरी एवं विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हें भी आपको स्वीकारना होगा। अब हम इस समस्या के स्थायी और सर्वमान्य हल या समाधान के विषय में अपने विचार, सुझाव, तर्क रखते हैं। इसके लिए हम पुनः उन प्रारूपिक उदाहरणों की मदद लेते हैं जो कि पूर्व में वर्णित किए गए हैं। पहले उदाहरण में हमने एक तालाब रूपी इकोसिस्टम में जहां शाकाहारी मछलियां रहती हैं में मांसाहारी मछलियों को बाहर से लाकर डालने छोड़ने की बात कही है। दूसरे प्रारूपिक उदाहरण में हमने एक शाकाहारी वन प्राणियों के वनांचल हैबिटेट में या यूं कहें कि एक राष्ट्रीय उद्यान में बाहर से लाकर मांसाहारी वन्य प्राणियों को डालने छोड़ने की बात कही है। इन दोनों बेमेल, गैर वैज्ञानिक, गैर पर्यावरणीय, गैर तार्किक निर्णयों का दुष्परिणाम ये होगा कि यह भी संभव है कि दोनों परिस्थितियों में अंतःकलह, अंतःसंघर्ष, प्रतिस्पर्धा के कारण चारों प्रजातियां या प्राणी वर्ग का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाए। इसका दुष्प्रभाव आसपास के पर्यावरण इकोसिस्टम पर भी पड़ सकता है। इन प्रारूपिक उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिकों, प्रकृतिविदों को चाहिए था कि मांसाहारी मछलियों एवं मांसाहारी वन प्राणियों को अलग विस्थापित माइग्रेट कर उनको अन्य जगह पर बसाने, सेटलमेंट करने की अनिवार्यता थी ही तो उन्हें कहीं दूर पृथक से ऐसी नई बसाहटों, हैबिटेट्स की खोज करना चाहिए था जहां जैविक एवं अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं के बराबर होती। इस प्रकार उस समय की परिस्थितियों में यानी द्वितीय विश्व युद्ध एवं उसकी समाप्ति के पश्चात की परिस्थितियों में यहूदियों को ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप में अथवा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एवं अथवा कनाडा में बसाना चाहिए था। इनमें से किसी एक समुचित देश के किसी एक समुचित भूभाग को सीमांकित, डिमार्केटेड कर पृथक से यहूदियों के लिए संप्रभु सत्ता संपन्न सोवरेन स्टेट बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वीकृति, अप्रूवल करा लेना चाहिए था, क्योंकि इन सभी देशों का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत अधिक एवं विशाल है। दूसरा, इन देशों का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ही कम है। तीसरा, इन तीनों देशों में प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अधिक हैं। चौथा, ये तीनों देश शुरू से ही विकसित हैं, अतः बसाए गए यहूदियों को सहायता देने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। पांचवा, इन तीनों देशों में खासकर अमेरिका में तो लगभग 2 से 3% यहूदी पहले से ही निवासरत हैं। छठवां बिंदु, एक खास बात ये भी गौर करने की है कि अगर हम इतिहास में देखें तो जितनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कटुता, शत्रुता यहूदियों में एवं अरबों में, यहाँ समझे मुस्लिमों के बीच रही है, उतनी कटुता, शत्रुता यहूदियों एवं ईसाइयों में नहीं रही है। अतः इस दृष्टिकोण से भी पश्चिमी यूरोपीय देशों को चाहिए था कि वे यहूदियों को फिलिस्तीन क्षेत्र में बसाने, उनके लिए पृथक से एक राज्य बनाने के बजाय पूर्व में वर्णित तीनों देशों में से किसी एक देश में बसाना चाहिए था। अब प्रश्न उठता है कि इस ऐतिहासिक एवं हिमालयी गलती को कैसे सुधारा जा सकता है और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से कैसे बचाया जा सकता है। कहते हैं जब जागे तभी सवेरा की कहावत के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध छिड़े
इसके पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चाहिए कि वो हमारे द्वारा सुझाए गए सुझावों पर बिना कोई समय गंवाए भौतिक रूप से कार्रवाई शुरू करे और पूर्व में गिनाए गए तीनों देशों में से किन्हीं एक दो देश में इजराइल के यहूदियों को बसाना शुरू कर दे। फिर वहाँ अलग से एक संप्रभु सत्ता संपन्न देश का निर्माण कर दे। प्रिय दर्शकों, अब हमारी यह बात बहुत ध्यान से सुने। हमने अब तक जो सुझाव, तर्क एवं आधार प्रस्तुत किए हैं वे इस मतलबी दुनिया में और विरोधाभासों, कॉन्ट्राडिक्शंस की दुनिया में, अंतर्द्वंद्वों, इंटरफाइटिंग्स की दुनिया में इतनी आसानी से ना तो माने जाने वाली हैं और ना ही क्रियान्वित इम्प्लीमेंटेड होने वाली हैं। क्यों और कैसे? अतः इस गंभीर समस्या के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श करना अनिवार्य है ताकि सुझावों को कार्य रूप देने की दिशा में विश्व जनमत वर्ल्ड ओपिनियन बनाया जा सके और विश्व चौधरियों को इस बाबत आश्वस्त कन्विंस्ड किया जा सके। अतः इस विकराल समस्या के विभिन्न पहलुओं, एस्पेक्ट्स पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपकी जानकारी में कुछ मौलिक बातें आई हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।